ये वक्त नहीं थकने का, ऐसे खोया ना करो, हर साल प्रीलिम से पहले ऐसे रोया ना करो। तो दोस्तों आज हम 8 ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपके प्रीलिम्स प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा सकती है। पहली बात आती है एफर्ट्स को सस्टेन करना। आपने प्रिपरेशन कुछ टाइम पहले शुरू कर दिया होगा, तब वो आपका मैराथन रेस था, लेकिन अब 50 या 40 दिन जब बचे होते हैं तो आपका मैराथन चेंज होकर ये स्प्रिंट रेस हो जाता है, यानी आपका 100 मीटर का रेस बन जाता है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप 100 मीटर का रेस दौड़ते हैं तो आपका जो एनर्जी होता है पूरा लगाना पड़ता है, तब जाकर आपकी जीत की कोई गुंजाइश भी होती है। तो यहां पर भी ऐसा ही है। आपका जो ये लास्ट का 40 to 50 डेज है, यहां पे आपके एफर्ट्स को आपको पीक करना होगा, पुश करना होगा, तभी जाकर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कैसे हम इस एफर्ट लेवल को या एफर्ट्स को सस्टेन करें। ऑलरेडी इतने महीनों से पढ़ते हुए हम थक जाते हैं यहां आते आते, तो अब आगे कैसे सस्टेन करेंगे, यह सवाल नॉर्मल है। तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं। बेसिकली आपको पहला जो ध्यान देना है वो नींद पे है, यानी आपको कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद जरूरी है। इस पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। इस पे अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपका प्रिपरेशन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। दूसरी चीज यह है कि आपका खाना, यानी आप ओवर ईटिंग मत करिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो ओवर ईटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए इस टाइम पे ओवर ईटिंग मत करिए। इसका एक मेन रीजन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो आपकी नींद आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यानी आप बुक किताब खोलकर बैठ जाते हैं तो आपको नींद आने लग जाता है। तो इस वजह से ओवर ईटिंग मत करिए। उसके बाद अगर हो सके तो हर दिन जब आप प्रिपरेशन के लिए बैठते हैं तो उससे पहले आप एक 10 मिनट मेडिटेशन करिए। इससे आपका माइंड थोड़ा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। इसका प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, आपके मेमोरी पावर पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, और उससे भी ज्यादा आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है। इससे आप ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। और चौथी बात यह है कि आप पूरा समय पढ़ाई पे ध्यान देंगे, यानी आपने खाना खा लिया, नींद पूरी कर ली, मेडिटेशन कर लिया, बाकी पूरा टाइम आपका कहा जाएगा पढ़ाई पे। आप कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। छोटा छोटा ब्रेक ले सकते हैं आप, किसके लिए, स्टडी ब्रेक ले सकते हैं आप। ओके, आपका जो रेगुलर इंटरवल का ब्रेक होता है वो आप ले सकते हैं, लेकिन आप बाकी पूरा टाइम किस पे ध्यान देंगे, पढ़ाई पे। ना शादी पे जाना है, ना बर्थडे पार्टीज पे जाना है, ना चाय ब्रेक लेना है। देखिए चाय ब्रेक का सबको पता है क्या होता है। चाय ब्रेक में आप एक टॉपिक छिड़ जाती है, घंटे वेस्ट कर देते हैं। तो हमेशा चाय ब्रेक से दूर रहिए और पूरा टाइम अपने टेबल या फिर आपका जो स्टडी टेबल है या फिर जहां बैठकर आप पढ़ते हैं वहां बैठे रहिए। अगर आप पानी लेने के लिए बार बार जाना पड़ता है, आपको एक बोतल खरीद लीजिए या 2 बोतल खरीद लीजिए, ताकि आपको हमेशा बार बार उठना ना पड़े। मैं ये इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन का टाइम होता है, जो 40 से 50 दिन का जो टाइम होता है लास्ट का, वो रिवीजन का डे होता है, और रिवीजन के लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है। तो मल्टीपल रिवीजन करेंगे तभी तो आपको याद रहेगा। मैं आपका एग्जाम्पल बताता हूं एक टॉपर की, जिसने क्या किया था कि नॉर्मल टाइम पे तो वो 6-8 घंटे ही पढ़ता था, लेकिन जब उसका एग्जाम टाइम आने लगा, यानी प्रीलिम से 50-40 दिन का टाइम आने लगा, तो उसके जो प्रिपरेशन लेवल का जो इंपैक्ट है या फिर घंटे जितना वो स्पेंड करता था पढ़ाई पे, वो बढ़ गया। यानी नॉर्मली 6-8 घंटे पढ़ता था और बाद में क्या हो गया, 12 से 14 घंटे। अब मैं ये स्ट्रेस क्यों कर रहा हूं कि आप हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि आपका जो लास्ट का फेज होता है, यानी ये 50 से 40 दिन का जो फेज होता है, वो आपके प्रिपरेशन के लिए, यानी आपके रिवीजन के लिए देना होता है। तो रिवीजन के लिए अच्छा खासा टाइम लगता है। जितना आप ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना आपको रिकलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से आपको हमेशा इस टाइम पे ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना है। यानी आप अगर 6 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो आपको उसे इंक्रीज करके 10-12 घंटे का पुश करना होगा। ओके, तो आप ये मत देखिए कि कितने घंटे मैं पढ़ रहा हूं, यानी भाई कितना घंटा हो गया, इतना घंटा हो गया, ऐसे नहीं देखना है। आपको क्या करना है, एक टारगेट सेट करना है और उस टारगेट को अचीव करना है। ऑटोमेटिकली आपके 10 से 12, कभी कभी 14 घंटे भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा अपने क्लॉक को मत देखिए, अपने टारगेट को, टू डू लिस्ट को देखते रहिए और उसे फॉलो करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको ध्यान में रखना है वो है आपको प्रोडक्टिव रहना है। यानी आप मार्केट में जाएंगे, कोई नया मटेरियल देखेंगे और आप सोचने लगेंगे यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं, अब इसे पढ़ना है करके आप सोचेंगे, तो आपका पूरा प्लान क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। ये प्रोडक्टिव नहीं है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि आपको प्रोडक्टिव रहना है, तो यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। यानी आपने जो भी सिलेबस के अंदर, यानी जो भी बुक्स आपने डिसाइड किया है कि आप पढ़ेंगे, सिर्फ उसी को पढ़ना है। आपको नए मटेरियल्स को खरीदना नहीं है। आपके दोस्त होंगे जो आपको आके बताएंगे कि यार एक नया मटेरियल आया मार्केट में, इससे तो सवाल बनेंगे ही बनेंगे। यार बनने दो यार, कितने बनेंगे, 1 या 2।
आप अगर आप उस मटेरियल के लिए भागेंगे तो एक्चुअली आप 50-60 जो मार्क बनने थे आपके, नॉर्मली 50-60 क्वेश्चंस जो बनने थे वो भी आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो इन मटेरियल्स पे ध्यान मत दीजिए, आपने जो प्रिपेयर किया है उसी पे फोकस करिए, क्योंकि ज्यादा मटेरियल अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको रिवाइज करने में दिक्कत होगी। तो इस वजह से जो भी मटेरियल आपने अभी तक पढ़ा है उसी को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ना कि नया मटेरियल फॉलो करना आपके लिए हार्मफुल रहेगा। कभी कभी लेस इज मोर कहा जाता है, यानी कम मटेरियल ही आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हो सकता है उस मटेरियल जो मार्केट में आए उसमें से एक सवाल बने या फिर 2 सवाल बने, लेकिन आप क्यों उसके चक्कर में 60-70 सवाल खराब करने जा रहे हो? तो उस वजह से हमेशा ट्रेड ऑफ देखिए कौन सा बेनिफिशियल है। आपने जो पढ़ा है उसमें से पक्का सवाल निकलने वाले हैं, तो वो मटेरियल जो बन रहा है वो बनने दीजिए, वो आपको उससे कोई मतलब रखना नहीं है। आपको क्या मतलब रखना है कि आपने जो पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे, रिवीजन करने से ही आपके मार्क्स बनेंगे। नया मटेरियल आप खरीद के लाएंगे तो वन टाइम रीडिंग से करते करते ही आपका जो एग्जाम है वो निकल जाएगा, तो आप रिवाइज कर उससे भी नहीं कर पाएंगे और आपके जो बेसिक मटेरियल है उसे भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, ना इसमें से मार्क बनेंगे ना उसमें से मार्क बनेंगे। तो इससे अच्छा है जो आपने पढ़ा है उसे ही फॉलो करिए। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आपको क्या करना है कि एक मंथली प्लान होना चाहिए, यानी आने वाले 50 डेज के लिए एक प्लान बनाइए और उसे ब्रेक डाउन कीजिए, यानी वीकली ब्रेक डाउन कीजिए और उसके बाद डेली और आवरली, हो सके तो आवरली भी ब्रेक डाउन करिए और उसे फॉलो करने की कोशिश करिए। यानी उसे सबसे जो छोटे छोटे टाइनी टारगेट्स बनाइए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और छोटे छोटे जब टारगेट आप अचीव करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बूस्ट होगा और आपको आपकी इच्छा बढ़ेगी और पढ़ने की। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो आपका जो है टारगेट अचीव होने लगेगा। आपको करना क्या है, सोने से पहले एक अगले दिन के लिए एक टारगेट बना लीजिए, एक पेपर में लिख लीजिए कि ये काम हमें करना है, यानी ये सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस या फिर करंट अफेयर्स, ऐसे सब्जेक्ट्स हमें कल कवर करना है और उसके लिए आप लिखेंगे और उसे टिक बॉक्स बना के रखेंगे। अगले दिन आप जब उठेंगे, यानी आप उठने के बाद आप तुरंत पढ़ाई शुरू कर देंगे। तो उस पे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आपके टारगेट्स कंप्लीट होंगे तो आप टिक करते जाएंगे। जैसे जितना आप ज्यादा चेक लिस्ट को टिक करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपने अगर कभी भी किया नहीं हो तो करके देख लीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि एक हफ्ते में आप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, क्योंकि जब हम टारगेट अचीव करते हैं तो हमारा विल पावर जो होता है वो इंप्रूव होता है और इस वजह से हम और भी आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म करने लगते हैं। अगला जो चीज मैं बताने वाला हूं वो है गोल्डन आवर रूल, यानी इसका मतलब यह है कि आप जब उठते हैं उसमें आधे घंटे के अंदर अंदर आप पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि आप जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा वक्त बर्बाद करने के चांसेस है, यानी आप डिले करते जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे और अपना पढ़ाई जो उस दिन का शेड्यूल है उसे पूरा बर्बाद कर देंगे। इस वजह से जैसे ही उठेंगे जल्दी डेली जो रूटीन है वो करिए और 10 मिनट का मेडिटेशन करिए और तुरंत लग जाइए पढ़ाई पे। इससे क्या होगा कि आप कुछ फालतू की चीजें आप सोच नहीं पाएंगे, यानी घर का इशू या फिर गर्लफ्रेंड का इशू या फिर बॉयफ्रेंड का इशू या फिर कोई और आपका जो पर्सनल मैटर है उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा और आप डायरेक्टली पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो पूरा दिन आपका माइंड जो है पढ़ाई पे फोकस्ड होगा। लेकिन अगर उस टाइम पे आपके माइंड में कोई और भी इशू आ जाता है, यानी फैमिली प्रॉब्लम या कोई भी प्रॉब्लम निकल आता है, तो आपका पूरा दिन उसके चक्कर में चला जाएगा और पढ़ाई पे आपका ध्यान नहीं होगा। तो इस वजह से हमेशा याद रखिए, जैसे ही उठते हैं जितना जल्दी हो सके आप पढ़ाई पे लग जाइए। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि टू डू लिस्ट बनाना है, इसी वजह से मैंने बताया था, क्योंकि अगर आप पिछले दिन ही बना लेते हैं तो आपका शेड्यूल तो पूरा प्लान होता है, आपको प्लान करने की जरूरत नहीं होती है, बस आपको बैठना है और पढ़ाई शुरू करना है। ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपसे कहे कि भाई तेरा तो हो जाएगा, तू पढ़े या ना पढ़े तेरा तो क्लियर होना ही होना है। ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि इससे होता यह है कि आपका जो अंदर है वो कॉम्प्लेसेंस आ जाता है, यानी आपको लगने लगता है यार सबको पता है कि मेरा तो होने वाला है तो मैं इतना ज्यादा स्ट्रेस क्यों लूं। यानी नेचुरली आप कॉन्शियसली नहीं करते, सबकॉन्शियसली आप स्ट्रेस लेवल जो आपका जो एफर्ट लेवल होता है उसे कम करने लगते हैं, तो इस वजह से आपके चांसेस गिर जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जो आपके पीयर ग्रुप हैं, जो आपके दोस्त हैं, जो पढ़ने वाले यूपीएससी के दोस्त हैं, अगर आपसे कहे कि आपका तो होने वाला है तो उनसे दूर रहिए। अगर आपके मेंटर्स कहते हैं, आपके घर वाले कहते हैं या फिर आपके दूसरे दोस्त जो इस सर्कल से बाहर है वो कहते हैं तो ठीक है, उनसे सुनिए, इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। लेकिन आपके जो इमीडिएट सर्कल है, जो पढ़ाई के सर्कल है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मेनली ये कहते हैं, तो इससे ऐसी चीजों से दूर रहिए। क्योंकि देखिए जिसने प्रीलिम्स या फिर जिसका सिलेक्शन भी हुआ है, अगर वो रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जाता है, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स तक नहीं क्लियर किया। तो इस वजह से हमेशा याद रखिए, ये कभी भी फैक्ट नहीं है कि एक बार आपने क्लियर कर लिया तो 100% अगली बार क्लियर हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं होती है।
अगर आप उसी लेवल पे पढ़ाई करेंगे तब भी जाकर आपका अगले टाइम पे भी क्लियर होने के चांसेस होते हैं। अगर आप थोड़ा भी कंप्लेसेंट या फिर आलस ले लेते हैं तो आपका हो गया काम, ठीक है, आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा याद रखिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। 6th पॉइंट है हार्डवर्क के बारे में। हार्डवर्क की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई मैं तो इतने घंटे पढ़ता हूं, यानी 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे पढ़ता हूं, तो मैं तो बहुत हार्डवर्किंग हूं। तो गलत है। हार्डवर्किंग आपके कितने घंटे पढ़ते हैं उस पर बेस नहीं करते, आप क्या पढ़ते हो, क्या वो एग्जाम रिलेटेड है और उसे आप प्रॉपरली पढ़ रहे हो या नहीं, इस पे डिपेंड करता है। अब इस टाइम पे यानी लास्ट 40 to 50 डेज के बीच में अगर आप बात करें तो हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क ये है कि आप प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं। अगर आप नया मटेरियल लेकर आकर उसे पढ़ रहे हैं तो वो हार्डवर्क नहीं है, वो डोंकी वर्क है और पागलपन है। यानी आप अपना जो है कॉफिन में आखिरी किला ठोक रहे हैं, यानी लास्ट नेल इन योर कॉफिन। ओके, तो हमेशा याद रखिए हार्डवर्क का मतलब आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है वो करना होता है, उसे सिंसियरली करना होता है, ठीक है। अगर आप कुछ और करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तो यार हार्डवर्क कर दिया तो इसका मतलब मेरा तो क्लियर होना चाहिए, तो ये नहीं है। लेकिन अगर आप वो चीज करेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है, यानी इस टाइम पे रिवीजन, अगर आप रिवीजन करेंगे तो 100% आपका क्लियर होगा। आप रिवीजन एक बार करके कोई फायदा नहीं है, मल्टीपल रिवीजन्स पे फोकस करिए। जितना ज्यादा हो सके, आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे, उन शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए, रिवाइज करते रहिए। नए मटेरियल्स कभी भी फॉलो नहीं करना है इस टाइम पे। ओके, तो आपको क्या करना है? रिवाइज करना है। अगर आपका कुछ छूट जाता है, यानी कोई पेंडिंग टॉपिक भी है आपका, तो आप एक बार रीड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नया मटेरियल एंटायरली एक जो चीज आप फॉलो कर रहे हैं, समझ लीजिए हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री आपने एक मटेरियल से फॉलो किया है, अब मार्केट में कोई और बता रहा है कि बहुत तगड़ा मटेरियल आया है, तो आप उसे भी लेकर आकर सिमिलरली एक ही चीज के लिए 2 मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, तो ये बेवकूफी होती है। तो ऐसा कभी भी ना करें, रिवीजन पे ध्यान दीजिए। अगर रिवीजन पे हार्डवर्क करिए तब जाकर उसे हार्डवर्क माना जा सकता है। दूसरा जो आप कर रहे हैं वो हार्डवर्क है, लेकिन इस एग्जाम के लिए नहीं है, दूसरे एग्जाम के लिए हो सकता है, या फिर आप कॉलेज के ग्रेजुएशन के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम के लिए आपको जो करना है वो रिवीजन है। 7वां पॉइंट है कि जब भी आपका मन करे तब पढ़िए। यानी कभी कभी होता है कि ऐसा कि हम 5 बजे का अलार्म लगा लेते हैं और कभी कभी अलार्म बजता नहीं या फिर हम सुनते नहीं, तो हम हो जाता है कि 9 बजे उठ जाते हैं, फिर हम सोचते हैं यार पूरा दिन खराब हो गया। ऐसा नहीं होता। देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि पूरा दिन खराब हुआ कि नहीं। 9 बजे उठेंगे तब भी अगर आप 10 बजे तक पढ़ेंगे तब भी पूरा दिन कहां खराब हुआ है, आप कुछ ना कुछ तो पढ़ ही लेंगे। 9 बजे और 4 बजे में कितने घंटे का फर्क होता है? 4 घंटे का। शायद हो सकता है 2-3 टारगेट आपके मिस हो जाए, लेकिन बाकी तो आप कवर कर ही लेंगे ना। तो इस वजह से हमेशा याद रखिए, जब भी आप उठे तब भी पढ़ना शुरू करिए। ये मत सोचिए कि यार लेट हो गया या फिर अब तो पूरा दिन खराब है या फिर अब नहीं हो पाएगा, पूरा माइंड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। मूड पे डिपेंड मत करिए, मूड आपका कुछ भी नहीं होने देगा। मतलब मूड पे जो डिपेंड करता है ना, उसका तो हो गया काम, ठीक है। मूडी मत बनिए इस वक्त पे। जब भी उठेंगे आप, हो सकता है आपको पूरा बुखार हो और रात को आपको शायद थोड़ा एनर्जी मिल रहा है कि पढ़ना है, तो उस टाइम पढ़िए। ये मत करिए कि मैंने 9 बजे का टारगेट रखा है या फिर 5 बजे का टारगेट रखा है या शाम के 7 बजे का टारगेट रखा है तब भी पढ़ूंगा। ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको टाइम मिले तभी आपको पढ़ना है और आपको अपना टारगेट मैक्सिमम अचीव करने की कोशिश करनी है। 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए अब आने वाले 50-40 दिन जो बचे हुए हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होंगे, यानी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा। आपको ज्यादा वक्त देना होगा पढ़ाई पे, जैसे मैंने पहले ही बताया। अब इससे क्या होता है कि फ्रस्ट्रेशन पैदा होता है, स्ट्रेस पैदा होता है और आपको ऐसा लगता है कि बस हो गया, अब नहीं हो पाएगा। एक काम करते हैं, इतना पेंडिंग वेंडिंग बचा हुआ है, मैं अगले साल प्रिपेयर करता हूं, अगले साल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और तगड़ा वाला प्रिपरेशन होगा तो आराम से दे देंगे। ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। मतलब अगला साल कभी आता नहीं है, अगले साल भी आपका प्रिपरेशन ऐसा ही रहेगा। तो हमेशा याद रखिए 30-40 दिन बचे हैं या फिर 50 दिन बचे हैं, जो भी टाइम बचा है अपना पूरा दीजिए, उस टाइम पे पूरा दीजिए, रिजल्ट पे ध्यान मत दीजिए। भगवत गीता में भी कहा है कि आप फल की चिंता मत करिए, कर्म करते जाइए। तो आपका कर्म है अभी पढ़ना, ठीक है। आपको ये प्रीलिम्स पास आ रहा है तो इस वजह से आपको डर लगने लगता है कि मेरा ये भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है। भाई जितना आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करो ना, हो सकता है आपके 50-60 क्वेश्चन बन जाए और आपका क्लियर हो जाए। क्यों आप इसमें फालतू का स्ट्रेस ले रहे हो? फालतू का स्ट्रेस आपको गिव अप करने में पुश करता रहेगा और आपके माइंड में आने लगेगा कि यार एक काम करते हैं, इस बार नहीं करेंगे। तो ये माइंडसेट मत रखिए, क्योंकि हर साल आपका सिचुएशन यही होने वाला है। अगर आपने ठीक से प्रिपेयर नहीं किया, क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। प्रीलिम्स में अगर आप इस बार नहीं दे रहे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा दिन रिलैक्स करेंगे और थोड़ा दिन कब तक जाएगा, आपके दिसंबर तक चला जाएगा। यानी आपका टाइम पूरा वेस्ट होगा, कभी नहीं कर पाएंगे आप।
तो उसके बाद आप शुरू करेंगे दोबारा वही जो पेंडिंग है इस साल, वही अगले साल भी पेंडिंग होगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स तो नया बनेगा, उसे भी पढ़ना होगा, और नए जो आपके ऑप्शनल है उसे भी पढ़ने होंगे। ये सारी चीजें अगले साल भी ऐसे ही होगा, और इस वजह से आप कभी भी कैचअप गेम के पीछे मत जाइए। आपने इस बार प्रीलिम्स देने के लिए फॉर्म भरा है तो आप प्रीलिम्स दे दीजिए। आपको पूरी तरह से जो भी टाइम बचा हो उसमें रिवाइज करके प्रिपेयर करिए। ये मत सोचिए कि मुझे गिव अप करना है। इस आखिरी पड़ाव पे मैक्सिमम लोग क्या होता है, उनका प्रिपरेशन अच्छा होता है, लेकिन वो डर जो होता है ना उनके दिल में, उस वजह से वो गिव अप कर देते हैं और उनका चांस निकल जाता है। तो इस वजह से गिव अप मत करिए। एक साल क्यों खराब करना है आपको? हो सकता है इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। कभी कभी लोगों को लगता है मेरा मेंस अच्छा प्रिपेयर नहीं हुआ है, इस वजह से मैं इस बार स्किप कर देता हूं। ये भी गलत है, क्योंकि यार मेंस के लिए टाइम मिलता है। आप प्रीलिम्स के बाद भी अगर प्रिपेयर करेंगे ना अच्छे खासे से, आपका मेंस भी अच्छा निकल जाएगा। आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपका क्लियर हो सकता है। तो उसके बारे में सोचकर ये खराब मत करिए। अभी जो है आपको सस्टेनेबल लेवल पे एफर्ट्स डालना है और ग्रेजुअली इंक्रीज करते 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 जाना है, ठीक है। और इस टाइम पे आपको एमसीक्यू मोड में आना है, यानी आने वाले टाइम पे पूरा आपको एमसीक्यू सॉल्व करते रहना है, क्योंकि आपका माइंड उस तरह से बिल्ड होना चाहिए। तभी जाकर एग्जाम में आपको एग्जैक्टली आपका जो गेस वर्क, जिसे स्मार्ट वर्क कहते हैं, वो होने लगेगा। नहीं तो आपका स्मार्ट वर्क सब भाड़ में जाएगा और आपका सारा जो आंसर आप करेंगे स्मार्ट वर्क के चक्कर में वो गलत हो जाएगा। तो एमसीक्यूज करते रहिए। और एक चीज और है कि आप जब टेस्ट वगैरह करते हैं, एमसीक्यूज करते हैं, तो हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाए, तो आपका काम यह है कि उसे इग्नोर कर देना है। मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए। कुछ टेस्ट पेपर सीरीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो हो सकता है उसमें मार्क्स कम आए, वो आपके प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं होंगे, उसमें से फर्क आएगा। अगर टेस्ट पेपर सीरीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो आपके प्रीलिम्स में भी अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है, क्योंकि प्रीलिम्स में जो मेथड है या फिर जो पैटर्न है वो अपने टेस्ट पेपर सीरीज से थोड़ा बहुत फर्क करता है, और डिफिकल्टी लेवल में भी फर्क आ जाता है। तो इस वजह से आप टेस्ट पेपर के मार्क्स को ध्यान मत दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। इस टाइम पे उसे माइंड मत कीजिए। जो भी आपको क्वेश्चंस नए मिलते हैं, ऐसा सोचने लगिए कि यार इस टेस्ट पेपर में मेरे समझ लीजिए 60 गलत हो गए, तो 60 नए सवालों के जवाब मुझे पढ़ने का मौका मिला। ऐसे सोच के अगर आप पढ़ेंगे तो आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे यार तो मेरा तो मार्क खराब हो गया, अब तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट को एनालाइज नहीं करेंगे, तो ये जो 60 नए सवाल जो आपके मिलने थे वो आपके हाथ से निकल जाएंगे। तो कभी भी ये गलती मत करिए। तो दोस्तों इन 8 चीजों को आपको ध्यान में रखना है और आपकी प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है। अब का जो टाइम है, जो 40 से 50 दिन बचे हुए हैं, उस टाइम पे आपको घोड़े की तरह, रेस के घोड़े की तरह भागना है। यानी आपका जो है ब्लाइंड फोल्ड होना चाहिए। आपको सिर्फ अपना टारगेट देखना है, बस टारगेट को देख के दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है, दौड़ते जाना है। आप 100% अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फेलो एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।